गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गृह निर्माण की योजना। हमने देखा लास्ट चैप्टर में कि घर जो है वो मनुष्य की मूलभूत भौतिक आवश्यकता है और उत्तम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास, अपने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए शुद्ध स्वच्छ हवादार रोशनी युक्त मकान की आवश्यकता होती है। लेकिन भवन निर्माण से पहले हमें इसकी एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, एक योजना बनानी पड़ती है, एक नक्शा हमें तैयार करना पड़ता है। तो वह नक्शा बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से एक चतुर, बुद्धिमान, कुशल गृह प्रबंधक जो है काफ़ी सोच समझ करके, विवेकपूर्ण निर्णय लेकर के सारी जानकारी गृह निर्माण से संबंधित इकट्ठी करके और उसके पश्चात योजना बना करके भवन निर्माण का कार्य शुरू करता है। तो भवन निर्माण की जो योजना बनाते समय उसको एक भवन को मूर्त रूप देने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है स्थान का चयन। एक्चुअल में बहुत शहर में या गांव में हम जहाँ भी हम मकान बना रहे हैं, स्थान का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि हमें किस लोकेशन में चाहिए, किस तरह का किस जगह चाहिए जो कि शोर शराबे से भी दूर हो और शहर के भी नज़दीक हो, मार्केट भी, स्कूल, जितनी भी आवश्यक हॉस्पिटल्स वगैरह हैं ये सब भी हमारे आसपास हों, हमें कुछ हरियाली भी मिले, वहाँ पर कुछ हमारे अनुसार लोग रहते हों, जहाँ पर शुद्ध हमें हवा मिले, कोई आसपास कचरा या नाला या सब नहीं हो। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत सारी ध्यान में रखनी चाहिए, या ऐसी जगह पर नहीं हो कि आसपास किसी नदी नाले के पास हो कि हमारे सीलन आए। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो हम सभी, क्योंकि ज़िंदगी में मकान बार बार तो बनता नहीं है, हमें एक ही बार बनाना होता है, तो हमें स्थान का चयन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मकान हमेशा एक तो ढलान पर नहीं होना चाहिए, ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। ज़मीन हमेशा ऐसी जगह लेनी चाहिए जहाँ पर पर्याप्त सूर्य आता हो, सूर्य की रोशनी मिले, हमें हवा हो, आसपास पेड़ पौधे हों, कोई बहुमंजिलें बहुत ऊंची ऊंची इमारतें नहीं हों कि हमारा मकान दब जाए, जहाँ पर पानी का बहाव नहीं होता हो किसी भी तरह का, आसपास कोई गड्ढा, तालाब, नदी नाले नहीं हो जिससे कि सीलन आए, बहुत शोरगुल वाले स्थान पर नहीं हो, आसपास कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा घर, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हो कि बहुत शोर आए। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आसपास हमारी मार्केट हो, कोई हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह ज़्यादा दूर नहीं हो, अप्रोचेबल हों सभी, कोई आसपास हमारे कारखाने, ईंट के भट्टे वगैरह नहीं हों। हमेशा भूखंड ऐसे स्थान पर लेना चाहिए आसपास पार्क, बगीचा, खुला स्थान हमें मिल सके, पास पड़ोस का वातावरण भी हमारे परिवार के सदस्यों के लिए, विशेषकर बालक हैं, किशोर हैं, उनके लिए सही हो, उनका जिससे उत्तम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हो सके। किसी मेन सड़क से जुड़ता हुआ होना चाहिए हमेशा भूखंड जो है हमारा। तो ये सब चीज़ें हमें स्थान का चयन करते समय ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात आती है भूमि का चयन। अब कैसी भूमि पर मकान बनाना चाहिए, तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए वहाँ की कि नींव सही पड़ सके, ये सब भी हमें ध्यान देना होता है। तो भवन निर्माण के लिए जो है वो रेतीली भूमि या फिर चिकनी भूमि रेतीली भूमि या फिर कंकड़ीली पथरीली भूमि सही रहती है। चिकनी या भराऊ भूमि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिकनी भूमि जो होती है वो सीलन वहाँ पर बने रहने की संभावना अधिक होती है। भराऊ भूमि के अंदर नींव वगैरह अच्छी तरह से नहीं पड़ती है। तो या तो रेतीली भूमि हो या कंकड़ीली पथरीली भूमि हो या चूने और मैग्नीशियम से युक्त भूमि हो, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात आती है आमुख दिशा। तो आमुख दिशा का मतलब है ओरिएंटेशन, कि हम मकान जब सामने से देखते हैं तो उसके खिड़की दरवाजे किस तरह से सही दिशा में स्थित होने चाहिए।
अच्छे दिशा विन्यास के लिए कमरों की स्थिति और व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए कि प्रत्येक कमरे में उचित सूर्य प्रकाश, हवा, वर्षा, धूप, प्राकृतिक संपदा का प्रवेश हो सके और बाहरी दृश्य का भी हम उसका आनंद उठा सकें। तो आमुख से मतलब है कि एक भवन के नक्शे को इस प्रकार से निर्धारित करना कि या इस तरह से उसको फ्रंट लोकेशन देना कि जिसके द्वारा उसमें वास करने जो रहने वाले जो लोग हैं वो प्राकृतिक संपदा से का आनंद उठा सके। उसके पश्चात आता है मकान की बनावट। तो मकान की बनावट जो है हमें किस तरह का मकान हमें बनाना चाहिए, मकान की संरचना किस तरह की होनी चाहिए कि सभी तरह से वो हमें उपयुक्त और श्रेष्ठ लगे, सुंदर, सुदृढ़, कलात्मक हो, उपयोगी हो, मजबूत हो सके, स्पेशियस हो, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ हो। तो एक आदर्श उत्तम भवन जो होता है उसको बनाने के लिए हमें नक्शा एक आर्किटेक्ट से बनवाना चाहिए, कुशल इंजीनियर से बनवाना चाहिए और मकान का नक्शा परिवार की आवश्यकताओं, उपयोगिताओं, स्थानीय परिस्थितियाँ, जलवायु, हमारा व्यवसाय, ये सब ध्यान में रखते हुए हमें बनाना चाहिए। तो परिवार की आवश्यकता, आकार, बनावट, व्यय की स्थिति, हमारी खर्च करने की क्या स्थिति है, भूमि का कितना क्षेत्रफल है, ये सब आर्किटेक्ट को बताना चाहिए, जिससे वो हमारा भवन निर्माण का जो नक्शा है वो बिल्कुल सही हमारे अनुसार बना सके। तो लेकिन फिर भी कुछ बातों का भवन निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए, जैसे भवन का जो है बाहरी खुला स्थान है, मकान में हमें उचित समातन सूर्य प्रकाश मिल सके, इसके लिए भूखंड का क्षेत्रफल 40-60 हो तो मकान के सामने की तरफ हमें 10 से 12 फीट और पीछे की तरफ भी 8 से 10 फीट तक हमें ज़मीन छोड़नी चाहिए। तो आगे पीछे 3 तरफ करीब हमें ज़मीन छोड़नी चाहिए, जिससे हमें सूर्य का प्रकाश और खुली हवा आसानी से मिल सके। दूसरी चीज़ आती है नींव। मकान की मजबूती और दृढ़ता के लिए आवश्यक है, तो चौड़ा और ठोस नींव उसकी होनी चाहिए। भवन निर्माण की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही मकान जो है वो सही रहेगा, कमज़ोर नहीं पड़ेगा आगे क्योंकि बार बार हम मकान नहीं बनाते हैं। तो नींव की मजबूती बहुत ज़रूरी है कि कितना हमें गहरा, कितना चौड़ा नींव हमें डालनी चाहिए। फिर भी दीवार खड़ी करने के लिए हमें 4 से 5 गहरा और दीवार की चौड़ाई 4 से 5 गुना चौड़ी नींव की ज़रूरत पड़ती है। नींव का आधार जो होना चाहिए वो सीमेंट, लोहा, कंक्रीट, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, इन सब के द्वारा डालना चाहिए। हमें सीलन से बचाने के लिए जल प्रतिकर्मक सीमेंट भी हमें डालनी चाहिए। मिट्टी की भराई अच्छी तरह से नींव की करनी चाहिए। उसके बाद आता है प्लिंथ लेवल या मंच, जिसे हम कहते हैं, कुर्सी भी कह सकते हो आप आम भाषा में, प्लिंथ लेवल। तो मंच की एक्चुअल में उससे कहा जाता है भवन निर्माण करते समय जो मंच बनवाते हैं, मतलब जिसके ऊपर की मकान खड़ा होता है, नींव के बाद की जो स्थिति होती है इसकी जानकारी भी हम व्यक्ति को होनी चाहिए। मंच उस ऊंचाई को कहा जाता है जहाँ पर भवन निर्माण, कमरों का निर्माण किया जाता है। इसकी ऊंचाई सड़क से कम 4 से 5 फीट होनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ सड़क बढ़ती चली जाती है, मकान नीचे पड़ जाता है, इसलिए प्लिंथ लेवल हमारी 4 से 5 फीट ऊपर होनी चाहिए। उसके पश्चात आती हैं दीवारें। दीवारें 2 तरह की होती हैं, बाहरी दीवारें और अंदर की दीवारें। बाहर की जो दीवारें होती हैं वो 1 फुट से थोड़ी अधिक होनी चाहिए इन्हीं दीवारों पर, क्योंकि छत का वजन मेन रूप से रहता है। और अंदर की जो दीवारें होती हैं वो 5 से 6 इंच की हो सकती हैं, जिनके ऊपर जो कि पार्टीशन के लिए होती हैं कमरों की, और इनके ऊपर छत का भार नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा। उसके पश्चात आती है छत। एक सुंदर और कलात्मक आकर्षक आदर्श मकान के निर्माण में छत का बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कितनी ऊंचाई पर छत होनी चाहिए। करीब 11 फीट पर छत पहले हुआ करती थी, और आजकल हालांकि छत की ऊंचाई बहुत कम होने लग गई है, 9-10 ही रखते हैं लोग। तो
9 से कम तो नहीं होनी चाहिए। फ्लैट्स के अंदर जो है वो 9 होती है, लेकिन अगर हम अपना मकान बना रहे हैं तो 11 फीट की ऊंचाई पर छत हमें रखनी चाहिए। और छत बहुत मजबूत होनी चाहिए। छत ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, लोहा, मतलब जो एक आरसीसी जो डलती है, आरसीसी का मतलब है सीमेंट, कंक्रीट और आयरन। तो जो रॉड्स होती हैं, आयरन की रॉड्स होती हैं, उनके द्वारा पक्की छत हमें डलवानी चाहिए, जिससे कि हमें किसी तरह की परेशानी बाद में नहीं झेलनी पड़े। और पूरे मकान की छत एक साथ ही पड़नी चाहिए, जिससे कहीं गैप नहीं रहे, कहीं दरार नहीं पड़े। और सीमेंट कंक्रीट का उपयोग हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। अच्छी तरह से सरियों को बंधवाना चाहिए अपने सामने। और सीमेंट कंक्रीट अच्छी क्वालिटी का उपयोग करेंगे तो जो है पानी वगैरह की समस्या छत से नहीं रहेगी। उसका आता है फर्श। छत बनाने के बाद महत्वपूर्ण कार्य फर्श निर्माण का रहता है। तो फर्श हमें इस तरह की बनानी चाहिए जो कि सुंदर, आकर्षक और अच्छी लुभावनी भी हो, लेकिन साथ ही मजबूत और सीलन अवरोधक भी रहे। और फर्श जो है अब जल्दी से साफ़ होने वाली हो। टाइल्स आजकल वैसे समय जो है वो टाइल्स का है। कोटा स्टोन, चित्तौड़ के स्टोन, मार्बल भी लगवाते हैं लोग, लेकिन आजकल के समय में टाइल्स अच्छी रहती हैं, जो जल प्रतिकर्षक का गुण इनके अंदर विलक्षण रूप से मौजूद रहता है। उसके बाद आती हैं सीढ़ियाँ। छत पर चढ़ने के लिए, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। ये इनके द्वारा संवातन बहुत अच्छा रहता है, तो हमें सीढ़ियों को का भी संवातन का ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ियाँ इस तरह से होनी चाहिए कि कमरों की एकांतता उससे भंग नहीं हो हमारी। और सीढ़ियाँ बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए, ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। और 1 से 2 का अनुपात इनमें होना चाहिए। सामान्यतः सीढ़ी की ऊंचाई और चौड़ाई के अंदर 1 से 2 का अनुपात होना चाहिए। सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चढ़ने उतरने में कोई भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। दरवाजे और खिड़कियाँ, उचित संवातन के लिए दरवाजे, खिड़कियाँ भी बनवाना चाहिए। शुद्ध हवा का आवागमन जिससे रहे और भवन में पर्याप्त धूप रोशनी मिलती रहे, इसके लिए हमें दरवाजे और खिड़कियाँ भी सही होनी चाहिए। लकड़ी के दरवाजे अधिक सही रहते हैं। और जहाँ पानी का काम है वहाँ पर आजकल अलग प्लास्टिक के जो हैं वो इसके फाइबर शीट के भी जो हैं दरवाजे बनने लगे हैं। तो कि दरवाजे अगर लकड़ी के हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि कीड़े मकोड़े, दीमक, छिपकलियाँ, तिलचट्टे आदि इनका इसके अंदर किसी प्रकार का डेरा नहीं होना चाहिए। इनको बिल्कुल इनकी दवा से इनको दूषित कर देना चाहिए। और जो चौखट है वो भी बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। दरवाजे के जो सांकल और हैंडल वगैरह लगाएं वो भी बिल्कुल मजबूत लगाने चाहिए। तो ये सब हमें बातें ध्यान में रखनी चाहिए दरवाजे और खिड़कियाँ बनाते समय। और बाहरी जो दरवाजे हैं उनको अच्छी डिज़ाइनिंग हमें देनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है समुचित संवातन। समुचित संवातन जो है, समुचित संवातन का मतलब है कि घर के अंदर पूरी तरह से हमारे एयरी रहे, किसी प्रकार का हमें दिक्कत नहीं हो। शुद्ध हवा हमें मिलती रहे कि ऑक्सीजन हम ग्रहण करते रहें और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ें वो बाहर निकलने की अच्छी तरह से व्यवस्था हो। या जो कुकिंग हम कर रहे हैं कि अपने किचन के अंदर, उसका जो एयर है वो भी बाहर निकलता रहे। तो उचित संवातन के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि शयन कक्ष या बेडरूम की जो खिड़कियाँ रोशनदान हैं वो बाहर की ओर खुलनी चाहिए। भवन में पर्याप्त संख्या में खिड़की, दरवाजे रोशनदान होने चाहिए। रसोई घर में हमारे चिमनी लगी होनी चाहिए, एग्जॉस्ट लगे होने चाहिए। बाथरूम में भी एग्जॉस्ट लगे हुए होने चाहिए, जिससे अंदर की गंदी हवा को वो बाहर निकाल सकें। स्नान घर में भी रोशनदान ऊपर और बाहरी खुले स्थान पर देना चाहिए, जिससे एक तो गोपनीयता बनी रहे इससे, और साथ ही शुद्ध हवा आती रहे और गंदी हवा बाहर निकलती रहे। तो उचित वायु का आवागमन हमारे भवन में कम से कम 2 और खुला स्थान होना चाहिए, जिससे कि दोनों 2 और तो होना ही चाहिए खुला स्थान, जिससे उचित हवा का आवागमन हो सके। उसके बाद पानी की व्यवस्था। भवन निर्माण में जल का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे सारे कार्य जल के द्वारा ही हैं। जल के बिना जीवन असंभव है।
तो भवन निर्माण करने में हमें पहले ही पता लगा लेना चाहिए कि जिस जगह हम मकान ले रहे हैं या ज़मीन ले रहे हैं वहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था है, या तो बोरिंग हो या फिर वहाँ पे जो नगर निगम है उसके द्वारा पाइपलाइन, वाटर वर्क्स के द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई हो जिससे पानी की सप्लाई होती हो, और हम उसके लिए टैंक बनवा लें। ऊपर हम छत पर टंकियाँ रख सकते हैं तो नल का पानी भी स्वच्छ और शुद्ध रहता है। या पास में कोई कुआं, हैंडपम्प या बोरिंग खुदा हुआ हो तो वहाँ से सप्लाई हो रही हो, तो इन सब बातों का जल शुद्ध हमें मिल सके इसकी व्यवस्था हमें पहले देख लेनी चाहिए। विद्युत व्यवस्था, आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में घर में सारे कार्य हमारे विद्युत से ही हो रहे हैं। कोई भी कार्य आप देख लीजिए, वस्तु धोना, मक्खन निकालना, झाड़ू पोछा देना, दाल पीसना, सब कुछ कार्य हमारे, कुकिंग, अधिकतर हमारी सभी कार्य विद्युत से हो रहे हैं। तो समय, शक्ति और धन की बचत करने वाले इक्विपमेंट्स को हम यूज़ करने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा घर में फ्रिज, पंखा, कूलर, हीटर, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, टोस्टर, माइक्रोवेव, ओवन, ये सब भी हमारे विद्युत से ही चलते हैं। रात्रि में भी रोशनी की आवश्यकता होती है, तो मकान में बिजली की व्यवस्था जो हमें उचित ढंग से करवानी चाहिए। हमें वहाँ पर जहाँ हम मकान या ज़मीन ले रहे हैं वहाँ हमें देख लेना चाहिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की क्या व्यवस्था है, और हमें उसके कनेक्शन जल्दी से लेकर के घर में भी पूरी तरह व्यवस्था अच्छी तरह से करनी चाहिए। इसके बाद मलमूत्र और गंदे जल का निष्कासन का बहुत ज़रूरी है कि हम गंदा पानी घर से बाहर कहाँ निकालेंगे, मलमूत्र का निष्कासन जो है वो घर से बाहर कहाँ निकालेंगे। तो इन सब के लिए हमें देखना चाहिए कि वहाँ पर सीवरेज लाइन डली हुई है या नहीं। आजकल के समय में पक्की सड़कें होती हैं तो वहाँ पर सीवरेज लाइन डली हुई होती है जिसमें कि हम अपने गंदे जल का निकास पूरी तरह से कर सकते हैं। तो मलमूत्र के निष्कासन के लिए शौचालय, मूत्रालय की उचित व्यवस्था पहले तो हमारे घर में ही हो, उसके दूषित गैसों को निकलने की पूरी तरह से रोशनदान खिड़कियां बनी हुई हों। फ्लश वगैरह का विधि का जो शौचालय होता है वहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बहुत अच्छा रहता है, तो इनसे गंदगी भी कम होती है। मल विसर्जन के लिए नगर पालिका अथवा स्थानिक निकास की तरफ से पक्के सीवरेज लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, ये हम ध्यान रखें। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम मकान बनवा रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारी बेसिक नीड होती है। तो जब भी हम भवन निर्माण की योजना बना रहे हैं कि कहाँ पे हम ज़मीन लेंगे, किस तरह का मकान बनाएंगे, तो उस समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा गृह निर्माण की योजना के कुछ सिद्धांत हैं जो कि हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।